औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैं एक बात आप लोगों को गोश गुजार कर दूं, ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन बायोलॉजी को समझने के लिए इस चैप्टर की समझ बूझ होना हमें बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर की समझ आ गई तो इसका मतलब है आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी कॉन्सेप्ट्स को सही करने के लिए। राइट, तो लेट अस स्टार्ट with the first lecture, बायोएनर्जेटिक्स। चैप्टर का नाम है जी बायोएनर्जेटिक्स। है क्या? व्हाट इज बायोएनर्जेटिक्स? इट इज द branch of science which deals with the quantitative study of energy relationship and energy conversion into biological system. इसमें हम एनर्जी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। हम यहाँ पे एनर्जी का हिसाब किताब करेंगे, कितनी सोलर एनर्जी आ रही है, कितनी खर्च हो रही है, कैसे खर्च हो रही है, कौन खर्च कर रहा है, क्या चीज बन रही है। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। और एनर्जी फिर लिविंग सिस्टम में आती कैसे, इन दो बातों पर हम फोकस करेंगे इस चैप्टर में। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबेज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने देखा होगा, हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ से थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि एनर्जी की कौन सी फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। डेफिनेटली हम लाइट एनर्जी जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी। तो ये लॉ कौन सा ऑब्जे कर रहे हैं? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हमारी बॉडी को क्यों जरूरत है? ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फ्री एनर्जी फॉर कीपिंग देमसेल्फ अलाइव एंड फंक्शनिंग। हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत इसलिए है कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तो हम अपनी एक्टिविटीज, अपने फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम अपने काम अच्छे तरीके से सारा अंजाम नहीं दे सकते। स्टूडेंट, आपने देखा होगा, हम फॉर एग्जाम्पल सुबह का नाश्ता मिस कर दें तो दोपहर तक कितनी बुरी हालत हो जाती है। तो क्यों हम फूड खा रहे हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी हमारी बॉडी को क्यों चाहिए? अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। राइट, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी आती कहां से? ऑल लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज पावर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है ये मेन सोर्स है एनर्जी का। यानी कि आप सिंपली इन शॉर्ट वर्ड कह सकते हो कि जो सोलर एनर्जी है उसकी वजह से इस जमीन के ऊपर लाइफ सरवाइव कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर सोलर एनर्जी ना हो तो इस प्लेनेट के ऊपर से लाइफ खत्म हो जाएगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है सनलाइट की। सोलर एनर्जी, नो ऑर्गेनिज्म कैन मेक डायरेक्ट यूज ऑफ द सनलाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। लेकिन देखो, सनलाइट कितनी ज्यादा है लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म इस लाइट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। कैसे यूज करेगा? थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। इनडायरेक्ट यूज करेगा कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? ऑल कैन यूज केमिकल एनर्जी इन फूड सच एज शुगर। राइट, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि
शुगर जो है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो शुगर बनाते हैं, वो हम भी डेली एक्टिविटीज के लिए इस एनर्जी को यूज करते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इस एनर्जी को प्लांट यूज कर सकते हैं, या वो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल है, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, वही डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, हम जानते हैं। कैप्चर लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट गेट्स स्टोर्ड इन शुगर एंड देन इन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। प्लांट इसको यूज करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए और फिर ये शुगर वगैरह बनाते हैं। अब जब इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ का आगाज हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ तो मोलेकुलर ऑक्सीजन अक्यूमुलेट होना शुरू हो गई एटमॉस्फेयर में। जब ऑक्सीजन की जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जब ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुई, फ्री ऑक्सीजन मेड पॉसिबल एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती थी, कुछ ऑर्गेनिज्म ने इसको रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर फ्रीक्वेंटली दूसरे ऑर्गेनिज्म ने भी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन होती थी, जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आना शुरू हो गई फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर, अब एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इस प्लेनेट के ऊपर जब लाइफ का आगाज हुआ तो पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन होती थी, फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन जब रिलीज हुई फ्री ऑक्सीजन तो वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होना शुरू हो गई, तो एनारोबिक इन्वायरमेंट एरोबिक में कन्वर्ट हो गया। रेस्पिरेशन क्या करती है? रिलीजेस ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इस प्रोसेस में सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है एंड कपल सम ऑफ दिस एनर्जी टू फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर इस एनर्जी से जो रेस्पिरेशन से हमें मिलती है एटीपी के माध्यम से। ATP, a kind of chemical link between catabolism and anabolism. जो एनाबॉलिक प्रोसेस है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इन दोनों प्रोसेस में ये एटीपी लिंक के तौर पर इस्तेमाल होता है। फोटोसिंथेसिस helps understanding some of the principle of energy transformation, यानी कि बायोएनर्जेटिक्स में हमें लिविंग सिस्टम में पता चलता है कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। ये बात का हमें फोटोसिंथेसिस से पता चलता है कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? यूज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट इनपुट ऑफ एनर्जी। तो ये हमें पता प्लांट्स हैं या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो सोलर एनर्जी को यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी स्टोर्ड इन देम एंड कैन बी यूज्ड लेटर टू पावर सेलुलर प्रोसेसेस एंड कैन सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लाइफ। कार्बोहाइड्रेट्स देखा आप लोगों ने देखा होगा, हम मीठी चीजें अमूमन खाते हैं वो क्यों? एनर्जी के लिए। आपने देखा होगा सम टाइम, बल्कि हर साल जब हम रमजान मुबारक में रोजे रखते हैं, गर्मियों में खास तौर पे, तो आपने देखा होगा 15 घंटे 15.5 घंटे का रोजा होता है, और उस वक्त कितनी प्यास लगी होती है, कितना बुरा हाल होता है, लेकिन हम खुश हो रहे होते हैं ना उस वक्त। क्यों? अल्लाह ताला उस वक्त हमें रोजे का सवाब अदा कर रहा होता है। लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? सुन्नत तरीका भी क्या है कि मीठी चीज से रोजा रखना, चाहे जितना मर्जी दस्तरखान भरा हुआ हो चीजों का। हम अमूमन गर्मियों में मीठी चीज पीना पसंद करते हैं, और 2 4 5 घूंट पीने के बाद हम कहते हैं, हम एक्सप्रेशन शो करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। क्यों? हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो चुकी है। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं हमें फौरन एनर्जी। क्यों? जो बॉडी की एनर्जी कम थी वो हमें मिल गई, हमें फौरन एनर्जी मिल गई कार्बोहाइड्रेट से। तो वो एनर्जी आई कहाँ से? प्लांट से, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की। प्लांट के पास वो एनर्जी कहाँ से आई? प्लांट ने सोलर एनर्जी को यूज किया,
उसको केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट, जो फिर हम यूज करते हैं और दूसरे एनिमल यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है ये। रेस्पिरेशन क्या है? रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट इन कंट्रोल्ड मैनर, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, हम कह सकते हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस हम कह सकते हैं ये एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, हम लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस के जरिए। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? अ प्रोसेस in which energy poor inorganic oxidized compound of carbon in the form of carbon dioxide and hydrogen mainly in the form of water are reduced to high energy compound, जिनके carbohydrates, जिनके sugar, glucose, using the light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and some other photosynthetic pigment। ये 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, हमने ये डेफिनेशन लिखनी है, साथ हमने इक्वेशन लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल, 12 वाटर मॉलिक्यूल, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर। अगर इस 6 को हम 6 से कैंसिल कर दें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन और नो वाटर पे। जब हम इसको इससे मिनहा कर देंगे, इसको इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे इधर हमें वाटर नजर आएगा, इधर और इधर वाटर नहीं। हम डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट, तवज्जो से देखना आप लोगों ने। अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी पुअर कंपाउंड, वाटर एनर्जी पुअर कंपाउंड। आपने देखा कि क्या हमें भूख लगती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं? नहीं, हम पानी पीते हैं जब हमें भूख लगी होती है, लेकिन पानी से हमें एनर्जी नहीं मिलती, हमारे पेट की भूख पूरी नहीं होती। गुजारा तो थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, लेकिन फूड से एनर्जी मिलती है, वाटर से नहीं। तो इसका मतलब है एनर्जी है, लेकिन एनर्जी पुअर कंपाउंड है। अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी पुअर कंपाउंड, वाटर एनर्जी पुअर कंपाउंड। अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाया जाए, लेकिन ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। डेफिनेशन साथ साथ देखते जाए। अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर, ये एनर्जी पुअर कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑक्सीडाइज्ड, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है। ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर और रिड्यूस्ड। स्टूडेंट देखें, कार्बन, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगर गौर करें तो ग्लूकोज में कार्बन, ऑक्सीजन, ऐड कौन सी चीज हुई? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में फिर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। रिडक्शन कहते हैं किसे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, सॉरी, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे चूंकि हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, हम कहेंगे इसकी रिडक्शन हो गई, रिड्यूस्ड। ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू हाई एनर्जी कंपाउंड। फिर सुने, अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक oxidized compound of carbon in the form of carbon dioxide, hydrogen in the form of water are reduced
टू हाई एनर्जी कंपाउंड, ये ग्लूकोज है, हाई एनर्जी कंपाउंड है। कैसे रिडक्शन हुई? रिड्यूस हुआ बाय यूजिंग लाइट, लाइट एनर्जी को यूज करते हुए। किसने यूज किया? एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट is called photosynthesis, a process in which energy poor inorganic oxidized compound of carbon in the form of carbon dioxide, hydrogen in the form of water are reduced to high energy compound using light energy, absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and other photosynthetic pigments is called photosynthesis. Photo mean light, synthesis mean preparation. फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स कौन सी चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लाइट। प्रोडक्ट्स कौन सी चीज है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्यों? अगर हम इसको समराइज करें ना, इसको सिंपलीफाई करें, 6 वाटर इधर से निकाल दें तो 12 की जगह यहाँ पे 6 वाटर आ जाएंगे। 6 वाटर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, बस। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, वाटर दोनों साइड पे अपीयर हुआ, अभी हमने देखा अपीयर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, used as reactant in some reaction, released as products in other, no net yield of water। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में अगर हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमें वाटर फिर नहीं मिलेगा। फोटोसिंथेसिस यूजेस प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यूजेस प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैं बताता हूँ कि ये एक दूसरे के प्रोडक्ट्स कैसे यूज करते हैं। अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होती है। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त लाइट एनर्जी होती है, दिन के वक्त सोलर एनर्जी होती है। इसका क्या मतलब है? क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात के वक्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? रात के वक्त सोलर एनर्जी नहीं होती, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कमरे में बल्ब ऑन कर दें, ट्यूब लाइट ऑन कर दें, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में शुरू हो जाएगा, जो कमरे के अंदर पड़े हुए होंगे। स्ट्रीट लाइट जो बाहर लगी होती है, रोड साइड में जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती है, तो वो वाले प्लांट रात के वक्त भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। क्यों? रात के वक्त भी उनको स्ट्रीट लाइट मिल रही है जो कि सफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और दिन के वक्त उनको सोलर एनर्जी मिल रही है। तो हमें इस बात का पता चला कि आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन यूजेस प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन डे एंड नाइट, ये दिन रात प्रोसेस होता रहता है रेस्पिरेशन का। ड्यूरिंग डार्कनेस लीव्स एंड अदर actively metabolizing cell respire and utilize oxygen and release carbon dioxide. And dawn and dusk, सुबह के वक्त, शाम के वक्त। जब सुबह सादक जिसे हम कहते हैं, फजर के बाद जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होता है, इसे हम कहते हैं dawn। When light intensity is low, लाइट बहुत कम होती है। या रात के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, उसे हम डस्क कहते हैं, शाम। जब लाइट एनर्जी बहुत कम होती है, इन दोनों कंडीशन में, एट डॉन एंड डस्क, सुबह के वक्त, सुबह सादक जब बहुत कम लाइट होती है, और शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, जब बहुत कम लाइट होती है। इस जगह पे एट डॉन एंड डस्क, इन दो औकात में, यानी कि ये बहुत कम वक्त के लिए होते हैं, कुछ मिनट्स के लिए ये वाला टाइम रहता है डॉन का और डस्क का, कुछ मिनट्स के लिए बस, ज्यादा बड़ा जो है टाइम नहीं है इन दोनों में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में इक्वल वन अनदर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमें पता है कि रेस्पिरेशन तो हर वक्त हो रही है, फोटोसिंथेसिस तब होती है जब लाइट होती है। तो सुबह और शाम के वक्त जब लाइट कम होती है, इस वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जब दिन पूरा अच्छी तरह आ जाता है, दिन हो जाता है, लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, उस वक्त फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाती है, रेस्पिरेशन जरा कम होती है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस। रात के वक्त चूंकि लाइट होती नहीं है, रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। लेकिन सुबह और शाम के वक्त ये दोनों प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। Oxygen released from photosynthesis is just amount required for the cellular respiration, and carbon dioxide released by respiration just equal quantity required by the photosynthetic cell. At this moment, there is no net gas exchange
between the leaf and the atmosphere. सुन तो जो से देखें, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ग्लूकोज, इसका रिवर्स हो गया ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इधर एनर्जी यूज हो रही है, इधर एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? यहाँ पे चीज बन रही है, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही और छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एट डॉन एंड डस्क, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, when light intensity is low, rate of photosynthesis become equal to rate of respiration for short period of time. At this point देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और ग्लूकोज बन रहा है, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। आम हालात में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है दिन के वक्त, ऑक्सीजन प्लांट बाहर निकाल देता है लीव्स के स्टोमेटा के जरिए, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, प्लांट इसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रहा है। रात के वक्त प्लांट इसको बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, दिन के वक्त ऑक्सीजन बाहर निकालता है, रात के वक्त ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। लेकिन सुबह के वक्त, शाम के वक्त, जब लाइट एनर्जी कम होती है, कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल उतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है जितनी रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। यानी कि प्लांट इन दोनों औकात में ऑक्सीजन बाहर नहीं भेजेगा। क्यों? वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, और रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, अब प्लांट इसको बाहर नहीं निकालेगा। क्यों? ये बिल्कुल उतनी है जितनी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए इस वक्त चाहिए। इन दोनों औकात में, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, ना प्लांट ऑक्सीजन बाहर रिलीज करता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बल्कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है। तो इन दोनों टाइम के वक्त, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, ना लीफ से कोई गैस बाहर निकलती है, ना लीफ के अंदर कोई गैस आती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन। कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे फिर सूरज ऊपर को आता है, लाइट बढ़ती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, प्लांट को और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो प्लांट करता क्या है? रेस्पिरेशन अलोन कैन नॉट सप्लाई। अब रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो उतनी नहीं है जो प्लांट को चाहिए। प्लांट करेगा क्या? अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट जब अच्छा खासा दिन चढ़ा होता है, प्लांट रेस्पिरेशन वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ एटमॉस्फेयर से भी ले रहा है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है इज मोर देन, अब जो कि जितनी फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी। प्लांट रेस्पिरेशन में भी उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर भी रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ट्रीज आर कॉल्ड एज एनवायरमेंटल लंग्स। अगर ये ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।